दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाय आपका पुनः हमारे अंक विधानसभा हलचल में स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की हलचल काफी तेज हो चुकी है और इसी के तहत बालाघाट की समस्त विधानसभाओं में सियासी गर्मियत फैल चुकी है, जिसको लेकर आज पहला शब्द न्यूज टीम 109 लांजी विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जहां के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार कर्रा है, जिससे आज हम मुलाकात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति क्या होंगी इस संबंध में सवाल जवाब करेंगे। कर्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बन चुके हैं। जी धन्यवाद जी। एक सवाल था मेरा कि अचानक से आम आदमी पार्टी से भाजपा में आपका टिकट मिलना, इस सवाल के संबंध में समस्त क्षेत्र की जनता और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि यह चमत्कारिक उलटफेर कैसे हुआ। नहीं देखिए, मैं बेसिकली बचपन से 1994 से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। जब मैं 11वीं कक्षा में था, मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था 11वीं कक्षा में उपसाला नायक का, वाइस प्रेसिडेंट का स्कूल का। फिर प्रेसिडेंट बना मैं 12वीं कक्षा में 1995 में। और फिर मैं संघ के पदाधिकारी के रूप में आया। संघ में जाने के रूप में ये कह सकता हूँ कि हमारे पितृपुरुष ओम प्रकाश खरगाल जी थे। और बचपन में ही जब हम लोग तीसरी चौथी पाँचवीं पढ़ा करते थे, जब हम लोग को बिस्तर से उठा करके वो संघ की शाखाओं में ले जाते थे, तो मेरा तो ये कह सकते हैं कि जन्म ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, वहाँ की विचारधारा से रहा है। और चूंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर 99 में मैंने युवा मोर्चा ज्वाइन किया। युवा मोर्चा में मैं 6 साल तक प्रेसिडेंट रहा हूँ ब्लॉक में। उसके बाद में मैंने जिला पंचायत लड़ा है, जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, फिर युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। 2009 में मैं शासी कला महाविद्यालय का जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। 2010 में मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ। किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा में। प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ किसान मोर्चे का। तो सारे जो पद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। जिस तरह से आज रमेश भट्टेरे जी में थोड़ी नाराजगी है, उस तरह से मुझ में भी थी 2018 में। और मैंने पार्टी से, जैसे उनको टिकट मिली थी 7 तारीख को, मैंने 10 तारीख को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो इस्तीफा मेरा स्वीकार नहीं हुआ था। हमारे माननीय रमेश रंगलानी जी उस समय के जिले के अध्यक्ष थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भी तुमने बचपन से काम किया राजकुमार, और तुम्हारा इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं होगा। और इस्तीफा देने के बाद में मैं 3/8/2021 को मेरी आजीवन संस्था निधि कटी थी। और आजीवन संस्था निधि कटने के बाद में मैं भाजपा में ही था। लेकिन लगभग 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लांजी का माहौल जो था वो ये था कि एक तीसरे की मांग थी, और बात ये आ रही थी कि यहाँ प्रत्याशी यथावत रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा था, और हमारे जो साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे चुनाव में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो 4 मार्च को हम लोग गए थे और 15 अगस्त को हम वापस आ गए। तो कहा जाता है कि भाई सुबह का भूला अगर शाम को अगर वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय जनता ये भी कह सकती है कि ये तो आपने आम आदमी पार्टी को अपना एक मोहरा बनाया, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, फायदा उठाने के लिए। नहीं, देखिए क्या है, प्लेटफार्म होता है। जो दल है वो राष्ट्रीयता के हिसाब से हर दल अपना अपना वो करता है। चूँकि मैं वहाँ गया था, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया था, पारिवारिक व्यस्तता भी थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम नहीं करे थे। और एक ठीक था कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सिंबल चाहिए, इस वजह से थे वहाँ पे। लेकिन ये है कि वहाँ भी जो लोग रहे हैं वो उन्होंने भी मेरा स्वागत किया कि भाई ठीक है भैया, आप फिर से अपनी मातृ संस्था में अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग वहाँ की 95% जो कार्यकर्ता हम मेरे वजह से जुड़े थे वहाँ, वो आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं जुड़े थे। वो उनका एक ही चीज़ था कि भाई हम आपको देखकर जुड़ रहे हैं भैया, आप जहाँ चलोगे हम साथ में चलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे साथ में गए थे और सबकी वापसी मेरे साथ में भी हो जाएगी। अभी कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का आयोजित होगा तो उन कार्यक्रमों में हमारे सभी साथी जो थे, हम लोगों को जो मेरे साथ चल रहे थे, वो सारे साथियों की वापसी होगी वहाँ से। लेकिन जैसे ही आपको भाजपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया, उसके बाद में लगातार भाजपा पार्टी में आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अंतर्कलह देखने को मिला। तो क्या इसका आपको कुछ नुकसान हो सकता है आगे वाले चुनाव में? नहीं, देखिए कार्यकर्ता तो ऐसा है कि चूंकि मैं 5 साल तक के पार्टी में नहीं रहा, मैंने 2021 में बताया जिस तरह से कि मैंने आजीवन संस्था निधि मेरी भारतीय जनता पार्टी की कटी थी। लेकिन क्या है कि वो एक बात ये था कि भैया आप 5 साल तक क्यों चले गए बाहर, और सब साथ के लोग हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुझसे सीनियर हैं, जिनमें थोड़ी नाराजगी है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मेरे साथ के हैं, और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बहुत छोटे हैं, जिन्होंने अभी पार्टी में आए हैं। तो जो लोग मेरे साथ में काम किया है, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है। उन्होंने देखा है कि बचपन से मोटरसाइकिल में चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो,
चाहे ठंडी हो, मैं गांव-गांव में घूम-घूम कर पार्टी के संगठन को खड़ा करने का युवा मोर्चा में काम किया करता था। और उसी का नतीजा रहा कि मैं दूसरे क्षेत्र में जाके जिला पंचायत सदस्य लड़ा। उस समय सर्वाधिक वोटों से जनपद पंचायत में जीतने का मेरा रिकॉर्ड है, 1797 वोट से जीतने का रिकॉर्ड रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता समझ रहा है उस बात को। कुछ युवा साथी हैं जो मेरे इतिहास को नहीं जानते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ और कितना संघर्ष किया। और कार्यकर्ता का अधिकार होता है भाई, आज उनमें गुस्सा है, गुस्से में मैंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, मेरी टिकट कटी थी। मुझे भी लगता था कि मैं लगभग 22 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और मुझे बार बार पार्टी साइडलाइन करी, लेकिन कहा जाता है और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी इस बात को कहते हैं कि भाई आप प्लेटफार्म में खड़े रहिए, ट्रेन का इंतजार करते रहिए, आज नहीं तो कल ट्रेन आएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वो आज हुआ है। मैं तो वहाँ था, मुझे ढूंढ के पार्टी ने निकाला, मुझे याद किया, कहा कि भाई आपको पार्टी में आना है और मुझे ये कहा गया है कि भाई आपको किसी भी जवाबदारी पे काम करना है। तो मैं सहज स्वीकार कर लिया था 15 अगस्त को कि भाई आप जो जवाबदारी देंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि पार्टी 2 दिन के अंदर में अप्रत्याशी के रूप में मुझे डिक्लेयर कर देगी। कर रहा है, जैसे कि आपने युवा मोर्चा में काम किया है और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया है, तो एक युवा चेहरा होने के नाते आगामी विधानसभा चुनाव में आप युवाओं को किस तरीके से साथ पाएंगे? देखिए, युवा वर्ग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उनको सिर्फ राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि राजनीति में जो युवा आ रहे हैं उनको रोजगार के साथ में जोड़ने का प्रयास है। मेरा तो हमेशा एक मोटिव रहा है कि पहले आप अपने घर का काम करिए, अपने व्यापार को करिए, खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी को करिए, और जो समय बचता है तो फिर आप पार्टी का काम करिए। और हमेशा मोटिव किए हैं हम लोगों ने। मेरे साथ में जुड़े हुए बहुत सारे युवा साथी जो हमारे साथ में चले थे, आज वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने अपना व्यापार खड़ा किया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी सरपंच बने हैं, जनपद पंचायत के सदस्य बने हैं और संपन्नता है। तो भाई उन्होंने मेहनत किया है, चाहे वो अपना व्यापार हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इसमें मेहनत किए और आगे बढ़े हैं। तो यही मेरा मोटिव रहता है कि हम युवा साथियों को सिर्फ अपनी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बनाते हैं, बल्कि उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का भी प्रयास करते हैं, काम धंधा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आगामी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप लांजी कन्हापुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर जो है पलायन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रोजगार के कोई साधन नहीं है। और ऐसा लगता है कि बड़े कल कारखाने हमारे यहाँ पे नहीं खुल पाए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बांस लकड़ी का बड़ा उत्पादन है। हम धान के खेती के मामले में हमारा पूरा बालाघाट जिला काफ़ी फेमस है। बड़ी बड़ी राइस मिलें हमारे यहाँ पे नहीं डल पाई, जिस तरह से बाहर भोपाल और दिल्ली और बॉम्बे का चावल यहाँ का चलता है, तो दूसरे क्षेत्रों में डला। वाराणसी संपन्न है, बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी मिलें हैं। उस तरह से हम चाहेंगे कि उद्योग के रूप में धान को आगे बढ़ाया जाए और बड़ी बड़ी राइस मिलें यहाँ पर डले, बाहर के लोग आए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। साथ में पलायन के लिए है कि बांस कटाई और लकड़ी की कटाई बहुत लंबे समय से बंद चल रही है। शिवराज सिंह चौहान जी की हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो काफ़ी बोनस दे रही है लोगों को। आदिवासी भाइयों को हमारे लगभग 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए तक के बोनस मिलता था। तो वो बाहर नहीं जाता था, अपने ही घर में रहता था, यहीं पे रोजी रोटी करता था, अपने परिवार को संपन्नता के साथ में पालता था। वो काम लगभग 4-5 सालों से बंद सब पड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोशिश ये होगी कि युवाओं को और महिला जो है हमारे यहाँ पे स्वसहायता समूह के रूप में है, बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं जिसमें उनको बचत नहीं हो पाती, लोन लेते हैं, उन्हें मोटिव करना है। और नागपुर, रायपुर, जबलपुर, बॉम्बे, दिल्ली तक के ऐसे लोग हैं जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं और वो रॉ मटेरियल को महिलाएं घर पर तैयार करती हैं और बड़ी कंपनियों को भिजवाते हैं। तो कोशिश ये होगी कि वो कंपनी के लोगों को यहाँ तक के लाना। जो स्वसहायता समूह हमारे यहाँ पर हैं, उन स्वसहायता समूह के माध्यमों से वो कच्चा माल उनको मिल जाए, उसे पक्का करके उसका निर्माण करके वो बड़ी कंपनियों तक जब पहुँचेगा वो माल, तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ का जीवन स्तर जो है बहुत आगे बढ़ेगा। वो स्वयं महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगी, और महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बन गई, ये मानिए कि हमारे हर परिवार में, क्षेत्र के हर परिवार में, गांव के हर परिवार का संपन्नता बढ़ेगी। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, आपने आदिवासियों के संबंध में सरकार जो कार्य कर रही है उसके ऊपर बात करी। बेशक सरकार आदिवासियों के लिए कार्य कर रही होगी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यही है कि विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार उपलब्ध है, तो क्या इन 18 वर्षों में कभी आदिवासी के ऊपर में अत्याचार नहीं हुए? और अगर अत्याचार हुए तो फिर वर्तमान में जो एक मामला सामने आता है, जो मैं प्रत्येक जनप्रतिनिधि से पूछता हूँ, सीधी पेशाब कांड का, तो उसमें आदिवासी युवक के चरण धुलाना क्या एक एजेंडा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी को मतलब करने का? नहीं, देखिए क्या है, शिवराज सिंह चौहान जी तो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के रूप में
प्रदेश की जनता के साथ में व्यवहार नहीं रखा है, बल्कि परिवार की तरह उन्होंने जोड़ा है। और उन्होंने हर परिवार से अपना संबंध जो है भांजे भांजी का बनाया है, मामा के रूप में वो जाने जाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर में। और इसी तरह से बहनों के साथ में बहन और भाई का रिश्ता उन्होंने बनाया है, और ढेर सारी योजनाएं दिया है। लाडली बहना योजना उन्होंने अभी प्रारंभ किया है, आप देख रहे लेकिन हैं क्या आप कह नहीं सकते कि लाडली बहना योजना चुनाव के 3 महीने पहले ही, कि उससे पहले याद नहीं आई? देखिए क्या होता है कि बहुत सारी योजनाएं रहती है सरकार के पास में, एक एक योजना 5 साल तक के एक एक योजनाओं को लागू करना, सरकार का बजट देखना, सारी चीज़ों का मामला रहता है। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था को इसको लागू किया है उन्होंने, और आज सारी महिला बहनें खुश हैं। भांजे भांजियाँ तो खुश ही थे भाई, पढ़ाई हो रही है, ड्रेस मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, तो भांजे भांजी खुश थे। साथ में बहनें जो थी वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी, उनको लगता था कि भाई हमारे पास में कुछ जेब खर्च के लिए या परिवार को चलाने के लिए नहीं रहता है। आज कम से कम ये है कि वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं है, पति के ऊपर निर्भर नहीं है। 1000 रुपये मिलता है तो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ही शासनकाल में बड़े बड़े घोटाले भी हो रहे हैं। पटवारी कांड घोटाला देखने में सामने आया है, लगातार कयास उठ रही है कि अब जो कांस्टेबल वाली जो एग्जाम हो रही है उसमें भी घोटाले सामने आएंगे। तो इस संबंध में क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो एक घटना है और किसी एक संस्था के द्वारा की हुई घटना है, उसके आधार पे हम पूरी सरकार को नहीं घेर सकते हैं। अब किसी एक व्यक्ति ने अगर उस चीज़ को किया है तो उसकी सज़ा उसको तो मिल रही है, उसकी संस्था को किया गया है और सारी चीज़ें उसके खिलाफ चल रही है, कार्रवाई चल रही है। तो एक घटना अगर कहीं घट जाती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी सरकार दोषी हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने तो सारी सारी भर्तियाँ, आप जाके देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, वो परसेंटेज के आधार पर नियुक्तियाँ नहीं होती हैं। वहाँ पर तो सीधे सीधे पैसों की बोलियां लगती हैं भाई। और मध्य प्रदेश के अंदर में तो ऐसा गरीब का बच्चा भी अगर वो है जो अंतिम छोर में भी रह रहा है, तो वो अपने परसेंटेज के आधार पर पढ़ लिख रहा है, तो अपने परसेंटेज के आधार पर वो जॉब में जा रहा है। और हर वर्ग को जॉब लग रहा है, ऐसा नहीं कि बड़ा वर्ग को ही जॉब लग रही है, हर वर्ग को जॉब लग रही है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि आप हर हर चीज़ में देख लीजिए, हर विभाग में आप जाके देखिए, तो एक अच्छी चीज़ आ रही है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास यात्रा और विकास पर्व मनाया। मैं आपको याद दिला दूं कि बालाघाट जिले की बिरसा जनपद के अंतर्गत में एक दूरस्थ गांव आता है, वनप्रस्थ गांव, जहां पर इसका नाम है जो धुंधुन वारदा पंचायत के अंतर में आता है, केरीकोना गांव है। वहां पे आज भी बिजली की समस्या है। इवन बिजली के ले जाने के लिए खंभे तक के नहीं है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्य करके वहां पे बिजली उपलब्ध करवाई है। साथ ही जाने के लिए सड़क भी नहीं है, उन्होंने पहाड़ काट के वहां पहुंचा है। लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में विकास यात्रा निकालती है तो ये तो एक छलावा हो गया ना जनता के साथ। नहीं नहीं, देखिए क्या है, अभी मुझे भी अभी जानकारी, अभी मैं जब 8-9 महीने से लगातार घूम रहा हूँ, तो हमारे यहाँ की भी कुछ पंचायतें ऐसी और दूरस्थ ग्राम हैं जहाँ पर काफ़ी जंगल है, काफ़ी और वनवासी क्षेत्र के गांव हैं, जहाँ पर 20-20, 25-25 मकाने हैं। वहाँ तक के सरकार ने बिजली पहुँचाया है, हर क्षेत्र तक की बिजली पहुँचाया है। लेकिन क्या है, वहाँ की समस्या ये होती है कि विद्युत मंडल के कर्मचारी हैं, उसका रख रखाव नहीं कर पाते, तार चोरी हो जाते हैं, पोल चोरी हो जाते हैं, और कभी कभी अगर गिर गया तो वहाँ पे जाकर व्यवस्थाएं वो नहीं दे पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन सरकार ने तो पूरी कोशिश किया है वहाँ तक के योजनाओं को पहुँचाने के लिए। मैं खुद देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे सीतापाला चौकी है, उस चौकी तक के लगभग 16 किलोमीटर तक के वायरिंग की व्यवस्था की गई। सर, जैसे कि पिछले 2 विधानसभाओं से यहाँ पे कांग्रेस की जो हिना कांवरे जी है वो विधायक रह चुकी है और उनके द्वारा भी काफ़ी कार्य करवाए गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आप उन्हें पराजित कर पाएंगे? नहीं, काम में आप क्या बोल सकते हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि तो कुछ ऐसी है नहीं जो क्षेत्र की जनता को बता सके। तो 10 साल जो उनको सब पार्टी ने दिया है, इस बीच में लगभग 11-12 महीने उपाध्यक्ष भी रही हैं विधानसभा की। तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी पूरी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है। गांव तक के जो चीज़ें जानी चाहिए थी योजनाओं की, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई है, और वही कारण है कि उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है क्षेत्र की जनता में, और बदलाव चाहती है क्षेत्र की जनता, और इस बार बदलाव होगा। जाते जाते आखिर सवाल कि आप उल्टे हुए को कैसे मना पाएंगे? बिल्कुल मानेंगे, वो मेरे बहुत करीब के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं, पार्टी लाइन में चलने वाले लोग हैं। और जब परिवार में बातें होती हैं तो भाई जब 5 परिवार होता है तो वहाँ कुछ होता ही है। ये तो बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ थोड़ा सा रहता है। वो सारे लोग पार्टी में काम करेंगे, मेरी लगातार उनसे चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, सबकी तरफ से बढ़िया आश्वासन मिल रहा है। बस यही है कि सब तक अभी पहुँचना बड़ा कठिन है, फ़ोन के माध्यम से होगा, मैं स्वयं पहुँच करके उनसे चर्चाएं कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा होगा। और सारे कार्यकर्ता हमसे मिलजुल कर काम करेंगे, एकता के साथ में काम करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। चलिए, कर रहा है जी, आपको पहले से देश की ओर से अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि हमने लालजी कर्णापुर विधानसभा क्षेत्र 109 के
भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार कर्राटी जी से बातचीत की और आगामी चुनाव में उनके मुद्दों को लेकर के उनके विचार आपके साथ में साझा किए हैं। अगले अंक में हमारे साथ कौन हमारे मेहमान होंगे ये जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।